अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईम और आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है जो कि पेपर प्रेजेंटेशन पर है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं और किस तरह करना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है? देखिए, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और आपको सिर्फ 50% पता है लेकिन आपको पेपर प्रेजेंटेशन आता है, सो देयर आर एम्पल चांसेस कि आप इस पेपर को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चाहे आपको पेपर प्रेजेंटेशन आता है या नहीं आता, आपने पेपर प्रेजेंटेशन सीखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है लेकिन आप अपने पेपर का लेंथ, अपने पेपर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पेपर प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं? याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए है, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिस तरह CSS, PMS और बाकी जितने भी वन पेपर के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसी के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। अब पेपर प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि अपने पेपर में आंसर शीट में वो स्टेज पर आके भी मल्टीपल कलर्स यूज़ करते हैं। स्पेशली जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं वो मल्टीपल कलर्स यूज़ करते हैं पेन में। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर हुआ, रेड कलर हुआ, पिंक हुआ, इस तरह के कलर्स यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रिक्टली मना है। ये चीज़ें आपने नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर्स यूज़ करने हैं, उसमें है एक ब्लू कलर और एक है ब्लैक कलर। चाहे वो आप पेन यूज़ करते हैं या मार्कर यूज़ करते हैं, दोनों में आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर ही यूज़ करना है, ब्लू और ब्लैक कलर। अगर पेन यूज़ करें तो भी ब्लू एंड ब्लैक, अगर मार्कर यूज़ करें तो भी ब्लू एंड ब्लैक। अब हम आगे जाके देखेंगे, स्टडी करेंगे कि कौन से कलर्स हमने एक्चुअली अपने पेपर में यूज़ करने होंगे जिससे हमारे स्कोर अच्छे आ जाए, मार्क्स अच्छे मिले। तो लेट्स मूव के आगे हम लोगों ने क्या करना है। पहले जो मार्कर्स है वो ब्लू एंड ब्लैक होने चाहिए, जो हमारे पेन्स होंगे वो भी ब्लू एंड ब्लैक ही होने चाहिए। अदर देन दीज टू कलर्स कोई भी कलर अलाउ नहीं है। और जो लेड पेंसिल है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है, वो यूज़ नहीं करना आपने अपने पेपर में। चाहे आप डायग्राम्स ड्रॉ करें, चाहे आप फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करें, तो आप लेड पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने यूज़ करना है, इसलिए कि जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें गलती ना हो, उसके लिए फिर ये है कि आप पहले लेड पेंसिल से इसको ड्रॉ करें, उसके बाद इसके ऊपर ओवर राइटिंग करें थ्रू या किसी पेन से, किसी मार्कर से आप ओवर राइटिंग करें इस पर। उसके बाद जो आपने लेड पेंसिल से जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो सारी की सारी चीज़ें आप रिमूव करें, रबर से इसको रिमूव करें। अदरवाइज अगर आपने रिमूव नहीं किए तो बहुत चांसेस है कि आपसे इसके मार्क्स काटे जाएंगे। इसके बाद जो पेपर प्रेजेंटेशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मैप्स और चार्ट्स लिखना। मैप्स किस तरह ड्रॉ करते हैं और चार्ट्स किस तरह ड्रॉ करते हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी आंसर में 16 नंबर, 20 मार्क्स में से 16 मार्क्स अगर आपने लेने हैं तो उसके लिए मैप्स और चार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 16 क्यों मैं कह रहा हूँ, 20 मार्क्स किसी को भी नहीं मिलते। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर होता है उसको 16 मार्क्स मिल जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, जबकि बाकी एवरेज स्टूडेंट्स को 5 से लेकर 10 तक मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने टॉपर्स में आना है तो आपने अच्छा स्कोर लेना है, और अच्छे स्कोर के लिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी आंसर में आपके पास मैप्स भी होने चाहिए, आपके पास चार्ट्स भी होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हेडिंग्स। जितने भी आप एट्रैक्टिव हेडिंग्स ड्रॉ करेंगे, इतना ही आपके चांसेस ज़्यादा है कि आपके स्कोर ज़्यादा आ जाए। अब ये किस तरह हम हेडिंग्स बनाएंगे, ये एक एक आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ ये देखते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कौन सी टूल्स, टेक्निक्स होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास एक ब्यूटीफुल आउटलाइन होना चाहिए। लेकिन ये आउटलाइन किस तरह, क्या हर क्वेश्चन में आउटलाइन ज़रूरी है या नहीं है, ये भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट,
हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को वेल अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास कोटेशंस होने चाहिए, हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, हमारे पास फिगर्स होने चाहिए और हमारे पास मल्टीपल बुक्स के या रिसर्च पेपर्स के हमारे पास रेफरेंसेस होने चाहिए। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, जो जो भी एग्जामिनर पूछता है, जो भी क्वेश्चन में हो, हमने डायरेक्टली उसी चीज़ को हिट करना है और इधर उधर की बातें नहीं करनी है। स्टिल आपके पास मार्जिन है कि आप थोड़ी बहुत साइड की बातें कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप ऐसे ही अपने पेपर के लेंथ को बढ़ाने के लिए वो बातें करें। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपके क्वेश्चन के आंसर में कनेक्टिविटी कोहेरेंस क्रिएट हो। इसके लिए आप अलाव है कि आप एक्स्ट्रा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जितना आप रेलिवेंट रहेंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप पेपर के दिन आपको ये लग रहा होगा कि मैंने तो पेपर कंप्लीट किया और मैंने इवन एक्स्ट्रा शीट भी ले लिया, लेकिन रिजल्ट के दिन आपके मार्क्स कम आएंगे या तो आपका पेपर फेल होगा। उसका रीज़न यही है कि आप रेलिवेंट नहीं लिखते। तो रेलेवेंसी शर्त है, आपने रेलेवेंसी अपने पेपर में मेंटेन करनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी आपने। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम लोग पेपर का लेंथ बढ़ाते हैं, मतलब हम लोग मल्टीपल पेजेस लिखते हैं, 20 पेजेस लिखते हैं पर आंसर या 7 to 8 पेजेस लिखते हैं। अब इसमें से कौन से पेजेस ज़्यादा अच्छे हैं और कौन से कम हैं, यानी कि जिन्होंने 20 पेजेस लिखे हैं वो अच्छा है या जिन्होंने 7 से 8 या इवन दो 4 to 5 पेजेस लिखे हैं वो अच्छे हैं। माई आंसर इज़ के वही अच्छा है जिसमें क्वालिटी हो। लेकिन आपने अगर अच्छा स्कोर लेना है तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इक्वल लेकर चलना है। न सिर्फ ये कि आप क्वांटिटी पे फोकस करें और लेंथ पे फोकस ना करें, और ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ और सिर्फ लेंथ को ही फोकस करें और क्वालिटी को फोकस ना करें। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को इक्वल वेटेज देना है। सो वी विल बी लुकिंग एट दिस कि किस तरह हम लोगों ने ये सब करना है। उसके बाद आपने एट्रैक्टिव एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं। अब एट्रैक्टिव एक्सप्रेशन किस तरह यूज़ करते हैं, देखिए आप कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं। जब आप लिखते हैं और कोई क्लास 6 स्टैंडर्ड का ग्रेड का स्टूडेंट लिखता है तो उसके और आपके राइटिंग में फ़र्क होना चाहिए। दूर से ही पता चले कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम का कोई एस्पायरेंट है, कैंडिडेट है और वही ये सारी चीज़ें लिख रहा है, और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है एट्रैक्टिव एक्सप्रेशन। अब एट्रैक्टिव एक्सप्रेशंस कहाँ से आएंगी? एट्रैक्टिव एक्सप्रेशंस गुड रीडिंग से आती है। एट्रैक्टिव एक्सप्रेशंस के लिए अलग से रिसर्च करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे मल्टीपल बुक्स हैं जिससे आप ये सीख सकते हैं, आपके पास नॉवेल्स होते हैं जिससे आप ये सीख सकते हैं, और आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है। आप चैट जीपीटी को कमांड देके मुझे एक्सप्रेशंस चाहिए, वो बहुत सारे एक्सप्रेशंस देंगे, आप उसको लिखें और फिर प्रैक्टिस करें और उसको याद करें और अपने एक्टिव राइटिंग में इसको इंक्लूड करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कि फ्लॉलेस इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन याद कर रखे कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे वो सीएसएस हो चाहे वो पीएमएस हो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, तो आपने उन चीज़ों को भी फोकस करना है, उनको भी देखना है। अभी देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने अपने पेपर को किस तरह लिखना है, प्रेजेंट किस तरह करना है, उसमें कोटेशंस कहाँ पर लिखनी है, किस तरह लिखनी है, हेडिंग्स किस तरह बना देने हैं। सीएसएस के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, अदर देन जनरल साइंस एंड एबिलिटी और एसए के पेपर के और इंग्लिश कंपोजिशन पेपर के, बाकी जितने भी सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उनमें से हमारे पास जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं वो 4 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अब इन 4 क्वेश्चंस में सबको इक्वल मार्क्स दिए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। उसमें हर आंसर के लिए आपको 20 मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन ये 20 मार्क्स किसी ने भी आज तक तो नहीं लिया और ना ही फ्यूचर में लेंगे। मैक्सिमम अगर कोई बंदा स्कोर कर लेता है तो वो है 16 नंबर। लेकिन ये 16 नंबर कैसे आ सकते हैं, इसको किस तरह हम लोग हासिल कर सकते हैं? जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो तो 16 नहीं बल्कि 10 में ही फॉल करते हैं। ये 6 मार्क्स का डिफरेंस आपको बहुत ही मार्जिन देता है, आपकी लोकेशन को यही डिसाइड करता है कि आप 16 मार्क्स पर आंसर लेते हैं या आप 10 मार्क्स पर आंसर लेते हैं। मूविंग अहेड, हम लोगों ने करना किस तरह है, पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट आपको मिल जाता है,
आपने वहाँ पे ये लिखना होगा कि ये कौन सा सेक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके सेक्शन मल्टीपल पेपर में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है जो अक्सर सेक्शन 1 होता है, और उसके बाद सेक्शन 2 होता है। जो आंसर शीट आपको मिलेगा उसके एक साइड पे ऑलरेडी मार्जिन्स होंगे और दूसरी साइड पे मार्जिन नहीं है, तो आपने दूसरे साइड पे भी मार्कर से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब ये इसी तरह ये लाइन स्टार्ट से लेकर एंड तक होगा और जितने भी पेजेस है उन सब पर होगा, लेकिन ये थोड़ा अकवर्ड लगेगा। फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर आप एक साइड पे मार्कर का लाइन ड्रॉ करें और इस साइड पर ऑलरेडी लाइन है, तो आपने ये करना है जिस साइड पर ऑलरेडी लाइन है उसको भी मार्कर से बोल्ड कर ले, ताकि दोनों साइड सेम रहे और सेम दिखाई दे। इससे अट्रैक्शन मज़ीद इम्प्रूव होगा और ज़्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करते तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपको आंसर शीट मिल जाता है, आपने यहाँ पर ऊपर बड़ा लिखना है कि ये कौन सा सेक्शन है। आप यहाँ पर लिखे कि ये सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, या सेक्शन ABC है। आप यहाँ पर वो रिस्पेक्टिव सेक्शन लिखें। ये सेक्शन तो वन टाइम आप लिखेंगे, उसके बाद तो बार बार सेक्शन नहीं लिखना होता। इसको अंडरलाइन करें। आप जो भी चीज़ें जिस तरह की भी हेडिंग्स आप बना लें, उसके बाद आपने एक लाइन उसमें वहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपने स्टार्ट करना है आपका क्वेश्चन नंबर, कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन पेपर पे मल्टीपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है और फिर जाके क्वेश्चन नंबर 8 तक। आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और या आप ये चाहते हैं कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करें, तो फिर आप यहाँ पर लिखे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 यहाँ पर लिखे। इसके बाद फिर क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन होगा वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपके पास ये स्किल्स है, अगर आपको ये आता है कि आप उस क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिख सकते हैं, तो फिर आप बोल्ड करके ब्लैक कलर के पेन से, ब्लैक कलर के मार्कर से यहाँ पर उस क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिख लें। क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिख ले, और ये किस कलर से आपने लिखना है, ये भी बोल्ड ब्लैक मार्कर से आपने ये लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो फिर दोबारा से एक लाइन छोड़ के, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे आपने लिखा होगा, इससे इसके बाद भी एक लाइन छोड़ देना है, और फिर ये पैराफ्रेज करके अपने ही क्वेश्चन को जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद दोबारा से एक और लाइन छोड़ के आपने फिर यहाँ पर लिखना है आपका आंसर, लफ्ज़ आंसर लिखे। यहाँ तक जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इन सब को अंडरलाइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। इसके बाद यहाँ से आपका ब्लैक मार्कर का काम अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ, और भी है। सबसे फर्स्ट पे आपका जो हेडिंग होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। चाहे आपका क्वेश्चन जो भी है, आप यहाँ पर 1 दे, 1 लिख कर आप आगे लिखे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन लिखेंगे। किसी भी आंसर के लिए आपके पास जो सब हेडिंग्स रिक्वायर होंगे वो है 20 सब हेडिंग्स। यानी कि एग्जामिनर अगर आपको एक सब हेडिंग के लिए एक नंबर ही दे, तो आपके 20 सब हेडिंग्स के 20 मार्क्स मिलते हैं। सो आप एग्जामिनर को इस पर मजबूर करें कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। बेशक आपके पास उस पर कंटेंट इतना नहीं हो, लेकिन आपने हेडिंग्स ज़्यादा बनाने हैं, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपने ज़्यादा ज़्यादा बनाने हैं। उसका तरीका क्या है, फॉर इंस्टेंस आप किसी पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस लिख रहे हैं। ये 5 सेंटेंसेस लिखने के बजाय आप इस तरह करें कि इनको ब्रेक करके हर सेंटेंस से एक सब हेडिंग बना लें, और उसी सब हेडिंग को फिर फर्दर जाके थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो आपके पास इसके 5 सब हेडिंग्स बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, जब आप इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप ये स्किल सीख जाएंगे। ओके, इंट्रोडक्शन लफ्ज़ लिखने के बाद बोल्ड लिखे, इसको भी मार्कर से ही लिखे और ब्लैक कलर से ही लिखे। जो आपके मेन हेडिंग्स है, आप कोशिश करें कि उसको अलग डिफरेंट कलर के पेन से लिखे, मार्कर से लिखे। फॉर एग्जांपल इसको आप ब्लैक लिखे, और जो आपके सब हेडिंग्स होंगे, जितने भी आपके सब हेडिंग्स होंगे, उसको आप ब्लू कलर के मार्कर से लिखें। ब्लू मार्कर से आप इसको लिखें। जब इंट्रोडक्शन का हेडिंग आपने लिखा, उसके बाद फिर आपने ये करना है कि इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। अब इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके जो टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा।
जब आप पेपर में कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं, आपके पेपर के ये दो साइड्स आपके मार्जिन्स हो गए, और जो बिल्कुल सेंटर है आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। रिटर्न आंसर शीट में कोई वन वर्ड स्पेस देकर नहीं, बल्कि आपने एग्जैक्ट सेंटर से ही आपका इंट्रोडक्शन शुरू करना है। चाहे वो इंट्रोडक्शन हो या कोई भी पैराग्राफ हो, आप यहाँ से शुरू करें और जैसे ही ये लाइन कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन करें, और इसी तरह करते करते आप अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट लिखें। और ये ब्लू पेन से लिखना है, मार्कर से नहीं लिखना। इस तरह इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर फुल स्टॉप लिखें। अब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टैटिस्टिक्स होता है, डेटा होता है, उसका क्या करना है? उसका, अगर आप ये यहाँ पर पेन यूज़ कर रहे हैं, ब्लू कलर के पेन यूज़ करें, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप उसमें से इस इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन क्या है? ऑप्शन वन आपके पास ये है कि इसको डिफरेंट कलर से लिखे, इसका कलर चेंज करें, ठीक है। या सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसी कलर के ही मार्कर से इसको लिखे जो बोल्ड दिखे। उसके बाद फिर ये होगा कि जब भी एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, उसको दूर से पता चलेगा कि इसने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात की है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई फैक्ट है। तो वो जब मेंशन होंगे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि ये बंदा वेल रेड है। उसके लिए आपने यही काम करना है, और रिजल्टेंटली एग्जामिनर आपको अवार्ड करेगा और आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाए, अगर आपके पास कोई कोटेशन है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोटेशंस इसी इंट्रोडक्शन में ही मिक्स करते हैं या इसी पेन के कलर के साथ ही लिखते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। जहाँ पर भी आपके पास कोई कोटेशन है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, किसी बंदे ने कोई बात की है, या आप किसी रिसर्च पेपर या बुक को कोट करना चाहते हैं, उसका तरीका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यहाँ से आपका शुरू हुआ है और यहाँ पर आपका ख़त्म हुआ है, या आप ये चाहते हैं कि यहाँ से आप कोई कोटेशन ऐड कर ले, तो बजाय ये कि आप यहाँ से कोई कोटेशन ऐड कर ले, आपने करना ये है कि सबसे पहले अपना कलर चेंज करना है। जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है वो ब्लू पेन से होगा आपका आंसर। आपने ब्लैक कलर का सिलेक्ट करना है, ब्लैक पेन उठा के फिर आपने क्या करना है, इसी लाइन को इधर ही ब्रेक करके यहाँ से शुरू करें, एक लाइन छोड़ दें। एक लाइन छोड़ने के बाद जो आपका कोटेशन है वो आपने शुरू करना है उसके बाद से। अब जो सिमेट्री है वो क्या है? आप इस तरह करें कि यहाँ से भी लेफ्ट मार्जिन से भी इतना स्पेस छोड़ दें और राइट मार्जिन से भी इतना स्पेस छोड़ दें। जो आपका कोटेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में होगा। ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइंस आपने ड्रॉ नहीं करने, लेकिन आपने सिर्फ लिखना ही इसी एरिया में है। एक तो डिफरेंट पेन से लिखेंगे और फिर इस एरिया में जब आप अपना कोटेशन लिखेंगे, यहाँ से शुरू करें और लिखते रहे जहाँ पर आपका कोटेशन ख़त्म हो जाए। अब ये कोटेशन जिसका है या जिस बुक से आपने उठाया है, आपने ये करना है कि उसको जैसे ही जहाँ पर कोटेशन ख़त्म हो जाए उसके नीचे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपने एक डैश ड्रॉ करके उसका नेम यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जब आप कोटेशन देंगे, जब भी आप कोई कोटेशन लिखेंगे, किसी बुक का रेफरेंस देंगे, तो इसको आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपने इसको कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट किस चीज़ के साथ करेंगे? इससे पहले जो हम बात करें थे उसके साथ कनेक्ट करेंगे, या इसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने पहली जो कुछ भी हमने बात की थी, पहली बात, उसी के साथ ही हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आइदर हमारे पास जो ऑप्शंस है वो आइदर ये है कि हम इसी कोटेशन को एक्सप्लेन करें, या हम ये बताएं कि ये कोटेशन किस तरह इम्पोर्टेंट है मेरे क्वेश्चन के रिलेटेड, या जो मैंने ऊपर लिखा है उसी के रेलेवेंट है, और अगर है तो किस तरह रेलेवेंट है और ये किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देनी है, और जैसे ही मैं वो लिखूँगा इसके बाद ये मेरा कोटेशन कंप्लीट होगा। सिर्फ कोटेशन लिखने से कोटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने इससे ऊपर या इसके बाद में जो टेक्स्ट आ रहा है उसके साथ आपने इसको लिंक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा था एक इंट्रोडक्शन, एक मेन हेडिंग। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट मेन हेडिंग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू, और टू के बाद हम अपना सेकंड मेन हेडिंग लिखेंगे, सेकंड मेन हेडिंग। उसके बाद जैसे ही आप सेकंड मेन हेडिंग लिखेंगे, ये भी ब्लैक मार्कर से होगा, ब्लैक मार्कर से होगा, बोल्ड होगा,
इसके बाद आपने इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, बल्कि इसके नीचे जो आपके पॉइंट्स है उसके आपने सब हेडिंग्स बना देने हैं और आपने सब हेडिंग्स डायरेक्ट शुरू कर देने। फॉर एग्जांपल सब हेडिंग 1 है, अगर सब हेडिंग 1 है तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आपने न्यूमेरल्स लिख लिए, तो यहाँ पे आप फिर रोमन टेक्स्ट यूज़ करें या ABC यूज़ करें या कोई और सिंबल यूज़ करें, लेकिन ये 1 2 3 ना हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा A, ये मेरा सब हेडिंग होगा, सब हेडिंग 1 होगा। इसको फिर से मैं ब्लू ब्लू मार्कर से लिखूंगा और बोल्ड लिखूंगा। जो भी मेरा सब हेडिंग होगा, सब हेडिंग 1 होगा, उस सब हेडिंग 1 को मैंने क्या करना है, उसको मैंने बोल्ड लिखना है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी आपके सब हेडिंग्स होंगे वो 1 वर्ड्स नहीं होंगे। जब वो 1 वर्ड्स नहीं होंगे तो फिर वो क्या होंगे, वो एक्सप्लेन्ड होंगे, वो डिटेल्ड सब हेडिंग होंगे। डिटेल्ड सब हेडिंग किस तरह होते हैं, यानी कि वो सेंटेंस फॉर्म में होंगे। तो आपने सेंटेंस फॉर्म में अपने सब हेडिंग बना देने हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि एक तो लेंथ जो आपका पेपर का है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप यही चीज़ एक ही वर्ड में लिखेंगे तो आपका पेपर लेंथ कम होगा। और दूसरी बात, अगर हम लोग कैलकुलेट करें, रैशनल कैलकुलेशन ये है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पेपर कंप्लीट चेक करे। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये करना है कि एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है कि अगर उसके पास पर पेपर सिर्फ 5 मिनट्स है तो हम उसको ये बताएं कि सर जो मैं लिख रहा हूँ और जो मेरे मेन हेडिंग्स है वो मेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जितनी भी मैंने बातें करनी है मैं बजाय इसके कि उसको पैराग्राफ के अंदर लिखूँ और वो मिक्स हो किसी को दूर से दिखाई नहीं दे, उसे फॉर बेटर है कि मैं उसके सब हेडिंग्स बना के बोल्ड लिखे सेंटेंस फॉर्म में लिखूँ, ताकि एग्जामिनर जैसे ही उसको पढ़े उसको पता लग जाए कि इसने नीचे ये बात करनी है। और वैसे भी एग्जामिनर पैराग्राफ्स को कंप्लीट नहीं पढ़ते। तो जो हमारे मेन हेडिंग्स है और हमारे सब हेडिंग्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सब हेडिंग्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, वो सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमने अपने सब हेडिंग्स को ही 4 5 लाइंस में एक्सप्लेन कर देने हैं और कुछ भी नहीं। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपने अपने सब हेडिंग्स में लिख देनी है, सेंटेंस फॉर्म में लिखनी है। आप कोशिश करें कि आपके हर मेन हेडिंग के नीचे 5 सब हेडिंग्स हो। इस तरह करके जो मैंने आपको पहले एक थ्रेश होल्ड दिया था कि हमारे टोटल सब हेडिंग्स कितने होने चाहिए, हमारे टोटल सब हेडिंग्स होने चाहिए 20। इस लिहाज से अगर हम काउंट करें तो हमारे 5 मेन हेडिंग्स बनेंगे और हमारे जो सब हेडिंग्स है वो बनेंगे 20 सब हेडिंग्स। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जो मेन हेडिंग और सब हेडिंग के दरमियान जो डिफरेंस है, गैप है, वो है 1 लाइन का। और इसी तरह जैसे ही आप सब हेडिंग लिखते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में, जहाँ से सब हेडिंग का एक्सप्लेनेशन शुरू होगा तो उसके दरमियान भी आपने एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद ही आप अपना इस सब हेडिंग को एक्सप्लेन करना शुरू करें। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि आपने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम कहाँ पर ड्रॉ कर देने हैं। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम ड्रॉ करने के दो ही जगह हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन आपका एक हेडिंग है, इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका सेकंड मेन हेडिंग है, उस सेकंड मेन हेडिंग के बाद आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट लिख सकते हैं, बना सकते हैं फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट किस तरह होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के मल्टीपल टेक्निक्स हैं। नंबर 1 वो ये है कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा कंटेंट है लेकिन आप सारा मेंशन नहीं करना चाहते, तो जो मेंशन नहीं करना चाहते उसका एक डायग्राम बना ले, फ्लो चार्ट बना ले और उसको यहाँ पर लिखे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं और आप हैरान हैं कि मैं अब क्या करूँ, मेरे पास कोई फ्लो चार्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है, तो जो आपके सब हेडिंग्स होने जा रहे हैं आपने ये करना है कि अपने सब हेडिंग्स को ही कंबाइन करके आपने एक फ्लो चार्ट बना देना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेकंड मेन हेडिंग है कॉजेस, किसी चीज़ की कॉजेस है, ठीक है। और यहाँ पर है सब हेडिंग है कॉज 1, सब हेडिंग 2 है कॉज 2, सब हेडिंग 3 है कॉज 3। अगर हम इसका फ्लो चार्ट बना ले, हम इस तरह बना लेंगे कि दरमियान में हम लिखेंगे कॉजेस और फिर इसको इस तरह राउंड इन सर्कल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कॉज 1, अपना जो भी कॉज होगा सब हेडिंग 1,
cos 1, इसी तरह cos 2, इसी तरह cos 3 और cos 4 एंड सो ऑन। अब ये अपने हर मेन हेडिंग के बाद, अपने इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी आपके मेन हेडिंग्स होंगे उसके बाद आपने ये काम करना है। लेकिन आपने एक ही स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, आपने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना है। और इस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए आप सिंपली गूगल पर टाइप लिखे कि डिफरेंट माइंड मैपिंग्स, इसको माइंड मैपिंग कहते हैं। आप माइंड मैपिंग सर्च करके आपको डिफरेंट स्टाइल मिल जाएंगे, आप उस स्टाइल को कॉपी करें और फिर उसको अपने पेपर में यूज़ करें। ये होता है आपके पेपर का प्रेजेंटेशन का तरीका। इस तरह लिखेंगे तो आपके पेपर का लेंथ इजीली 10 पेजेस क्रॉस कर जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अदर दिन दिस, अगर आपको इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई इफेक्ट मिलता है तो आप उसका कलर चेंज करें, उसका कलर ब्लैक करें और उसको लिखें। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट ने पेपर अटेम्प्ट किया है, देखते हैं उसको कि उसने किस तरह अटेम्प्ट किया है, उसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए थी और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, उसको देखते हैं। ये एक स्टूडेंट का पेपर है, एक एस्पायरेंट है जिन्होंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया है। बहुत ही अच्छा पेपर है लेकिन स्टिल इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव करनी होगी, किस तरह इम्प्रूव करनी होगी, लेट्स डिस्कस इट। यहाँ पे स्टार्ट इन्होंने बहुत ही अच्छा लिया है, सेक्शन 1 है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी, यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट लिया है, सेक्शन 1 लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, उसके बाद आंसर लिखा है और आंसर के बाद इन्होंने अपने आंसर का क्रक्स लिखा है, सॉरी क्वेश्चन का क्रक्स लिखा है कि क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें डिमांड की गई। वो है एनालिसिस ऑन यूकेस कॉन्स्टिट्यूशन और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद है यूएस के फॉर्मुलाइज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इसका क्वेश्चन है, इन्होंने इसको एनालाइज करना है और ये लिखना है। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। देखिए इसने यहाँ पर सेक्शन के बाद लाइन छोड़ दी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन के बाद भी एक लाइन इन्होंने छोड़ दी है, उसके बाद फिर आंसर के बाद भी। और यहाँ पे इन्होंने ब्लैक मार्कर से अपना क्रक्स लिखा है क्वेश्चन का। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका क्या है और क्या लिखना चाहिए था इनको। यहाँ पर इंट्रोडक्शन से पहले इनको चाहिए था कि वो यहाँ पर 1 लिखता, यहाँ पर 1 लिखता और उसके बाद ये इंट्रोडक्शन लिखता। द रेस्ट इज फाइन, इन्होंने बोल्ड लिखा है। सेकंड गलती इनकी है वो ये है कि यहाँ से इनका टेक्स्ट शुरू नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल पेपर के दरमियान से यहाँ से शुरू होना चाहिए था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से लिखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग ये कि पेपर का मार्जिन एक साइड पर है, दूसरे साइड पर भी ड्रॉ करें और ड्रॉ करना मस्ट है। द रेस्ट इज़ फाइन। उसके बाद यहाँ पर है इनका दूसरा मेन हेडिंग और ये ब्लैक कलर से इन्होंने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी एक गलती की है, वो है यहाँ पर इन्होंने टू नहीं लिखा। अच्छा, इसमें एक और गलती ये है कि इन्होंने यहाँ पर अपना एक मेन हेडिंग ब्लू पेन से लिखा है जबकि उसका दूसरा मेन हेडिंग है ब्लैक पेन से। तो ये गलत, इस तरह नहीं करना चाहिए। एक जगह पर अगर ब्लैक है तो दूसरे के भी मेन हेडिंग को ब्लैक ही लिखना होगा। नेक्स्ट थिंग ये कि यहाँ पर इसके बाद इन्होंने जो सब हेडिंग्स लिखे हैं वो 1 वर्ड सब हेडिंग्स है जो कि नहीं होने चाहिए थे। 1 वर्ड इन्होंने लिखे हैं, ये डिटेल में होने चाहिए थे, सेंटेंस फॉर्म में होना चाहिए था। द रेस्ट इज़ फाइन। सब हेडिंग के बाद इन्होंने एक लाइन छोड़ दी है। उसके बाद यहाँ से फिर से वही सेम गलती है कि इन्होंने टेक्स्ट यहाँ से शुरू किया है जबकि टेक्स्ट यहाँ से शुरू कर देना चाहिए था। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है वो चले फिर भी ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन कोशिश करें कि ये सेंटेंस फॉर्म में हो, कंप्लीट सेंटेंस में हो, कम से कम 2 लाइन का सब हेडिंग हो, 2 लाइंस पे वो एग्जिस्ट करता हो। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ दी है, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ दी है और सिमेट्री इसकी ठीक है। कुछ मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक्स मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ साथ जो इनके प्रॉब्लम्स है वो कौन से प्रॉब्लम्स है, कोई भी फ्लो चार्ट इसमें नहीं है जो कि बहुत बड़ी गलती है और ये होना चाहिए था। दूसरी बात ये कि दरमियान में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की है, अगर उसके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है तो एटलीस्ट कोई वर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिखा है पावर्स टू स्कॉटलैंड, ठीक है। अब ये स्कॉटलैंड को डिफरेंट पेन से बोल्ड करके लिखता तो ये दूर से दिखाई देता।
आपने अपनी हर सब हेडिंग में इस तरह की कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी होगी, एक दो वर्ड बेशक हाईलाइट करें लेकिन हाईलाइट करना मस्ट है। उससे आपका पेपर ये दिखाई देगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको इन्होंने हाईलाइट किया और एग्जामिनर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट बातें देखता है। अब यहाँ पे इन्होंने ईजी लिखा है तो ईजी के बाद स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नीदरलैंड है, कम से कम इसको ही बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने डिसएडवांटेजेस लिखे और ऊपर यहाँ पे इन्होंने एडवांटेजेस लिखे थे। अब ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे ही नहीं लिखने चाहिए थे, यहाँ पे इसको कोई नंबरिंग दे देते या ABC या 1 2 3 या कोई और नंबरिंग वो दे देते। एक और गलती ये है कि आप देखिए यहाँ पर मेन हेडिंग को इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, आपने मेन हेडिंग को नंबराइज करना है और फिर उसके बाद जो नंबर आपके मेन हेडिंग्स वो अगर न्यूमेरल फॉर्म में है तो ये न्यूमेरल फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ये रोमन न्यूमेरल में होने चाहिए या अल्फ़ाबेटिकली इसको लिखना चाहिए था। इसके बाद मूव करते हैं, पेपरिंग का बाकी ठीक है, अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन ठीक है। दो तीन चीज़ें मिसिंग है, वो है कि इन्होंने बीच में से कुछ हाईलाइट नहीं किया है और फ्लो चार्ट्स नहीं है, तो आपने ये गलतियां नहीं करनी और जो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी है आपने उसी को ही फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।